मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक जाता है और अपने जीवन भर की कमाई वाले खाते या इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक नॉमिनी का नाम फॉर्म में भरता है। जो कि बहुत आम बात है। बिल्कुल। और वो बड़ी तसल्ली से ये सोचकर घर लौटता है कि उसके न रहने पर वो सारा पैसा सीधे उस नॉमिनी का हो जाएगा और परिवार सुरक्षित रहेगा। सही बात है, अक्सर लोग यही मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये धारणा बिल्कुल गलत है? क्या हो अगर वो नॉमिनी उस पैसे का असली मालिक है ही नहीं? ये सच में एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है कई परिवारों के लिए। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही कई बड़े भ्रम तोड़ने वाले हैं। हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय है संपत्ति और उत्तराधिकार के नियम। और ये एक ऐसा विषय है जो हर घर और हर परिवार से जुड़ा है। मतलब अक्सर हम देखते हैं कि अदालतों में सालों साल जो पारिवारिक मुकदमे चलते हैं, उनकी असली वजह लालच से ज्यादा कानून की सही जानकारी का ना होना होती है। एकदम सटीक बात कही आपने। लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं और वहीं से विवाद शुरू होते हैं। हाँ, और इन्हीं विवादों की असली जड़ को समझने के लिए आज हम मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट और वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार शुक्ला जी द्वारा संकलित किए गए बेहद विस्तृत कानूनी नोट्स और लेखों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इन दस्तावेजों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट की बहुत ही बारीकी से व्याख्या की गई है। बिल्कुल। और इस चर्चा में हमारा मुख्य मकसद यही समझना है कि कानून की नज़र में असली उत्तराधिकारी कौन है और भावनाएं कहां पर आकर कानून से टकरा जाती हैं। इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हम जटिल कानूनी भाषा से बाहर निकलकर इसे आम जिंदगी के उदाहरणों से समझें। सही कहा। इन कानूनी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कानून ने परिवार के हर सदस्य के लिए, हर परिस्थिति के लिए बहुत ही स्पष्ट नियम बनाए हैं। हवा में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो चलिए सबसे बुनियादी नियमों से ही इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बिना वसीयत के उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। बिल्कुल। जो लीगल नोट्स हम देख रहे हैं उनके मुताबिक अगर किसी हिंदू पुरुष का निधन हो जाता है तो उसकी संपत्ति मुख्य रूप से 4 लोगों के बीच समान रूप से बांटी जाती है। हाँ, और वो 4 लोग हैं उसकी विधवा, उसका पुत्र, उसकी पुत्री और उसकी माता। यहाँ माता वाले बिंदु पर थोड़ा रुकना जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसा नियम है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। हैरान इसलिए करता है क्योंकि समाज में आम धारणा ये है कि पिता के बाद संपत्ति सिर्फ पत्नी और बच्चों की होती है। अक्सर यही देखने को मिलता है। लेकिन कानून माता को प्रथम श्रेणी यानी क्लास 1 का उत्तराधिकारी मानता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई संपत्ति 1 करोड़ की है और ये चारों उत्तराधिकारी जीवित हैं, उन माता को भी 25 लाख रुपए का बराबर हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल 100% बराबर हिस्सा। ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कई परिवारों को पता ही नहीं होती। और इन नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प पेचीदगी समझाई गई है जिसे कानूनी भाषा में प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हाँ, ये नियम बहुत जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें पिता, उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं। दुर्भाग्य से बड़े बेटे का निधन पिता से पहले ही हो जाता है। बहुत दुखद स्थिति है। अब जब बाद में पिता का निधन होगा तो अक्सर परिवारों को लगता है कि उस मृत बड़े बेटे का हिस्सा तो अब खत्म हो गया और संपत्ति बचे हुए एक बेटे और बेटी में बंट जाएगी। लेकिन कानून इस तरह से काम नहीं करता। यहीं पर प्रतिनिधित्व का नियम लागू होता है। तो मतलब उस बेटे का हिस्सा सुरक्षित रहता है? बिल्कुल। कानून कहता है कि वो बड़ा बेटा भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा सुरक्षित रहेगा। और वो हिस्सा किसे मिलेगा? मुझे लगता है उसके परिवार को। एकदम सही। वो हिस्सा उस मृत बेटे की विधवा और उसके बच्चों को मिल जाएगा। यानी उन्हें संपत्ति में ठीक वही प्रतिशत मिलेगा जो असल में उनके पिता को मिलने वाला था अगर वे जीवित होते। ये नियम तो ये सुनिश्चित करता है कि किसी एक पीढ़ी के असमय चले जाने से उसके आगे की पीढ़ी अनाथ या बेसहारा न हो जाए। बहुत ही सोच समझकर बनाया गया कानून है। बिल्कुल। ये तो हुई पुरुष के उत्तराधिकार की बात, लेकिन लेखक ने हिंदू महिला की मृत्यु के मामले में भी नियमों को बहुत स्पष्टता से रखा है। हाँ, वहाँ स्थिति थोड़ी अलग होती है। अगर किसी महिला का बिना वसीयत बनाए निधन होता है तो उत्तराधिकार का क्रम थोड़ा बदल जाता है। महिला के मामले में संपत्ति सबसे पहले उसके पति और उसके बच्चों यानी पुत्र और पुत्री के बीच बराबर बांटी जाती है। और यहाँ भी वही पहले से मृत पुत्र वाला नियम लागू रहता है ना? बिल्कुल लागू रहता है।
यानी अगर महिला का कोई पुत्र पहले ही गुजर चुका है तो उस पुत्र के बच्चों को उनका उचित हिस्सा मिल जाएगा। प्रतिनिधित्व का नियम यहां भी काम करता है। और मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जहां प्रथम श्रेणी का कोई भी निकटतम पारिवारिक सदस्य जीवित नहीं है, तब संपत्ति का क्या होता है? क्या वो सरकार के पास चली जाती है? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। उत्तराधिकार अधिनियम ने रिश्तेदारों का एक पूरा वर्गीकरण या कह लें कि एक विस्तृत सूची तैयार की है। अच्छा, एक पूरी लिस्ट है? हाँ, अगर पहली श्रेणी या क्लास 1 का कोई जीवित नहीं है तो कानून दूसरी श्रेणी यानी क्लास 2 के रिश्तेदारों की तरफ देखता है। और उनके न होने पर? उनके न होने पर तीसरी श्रेणी की तरफ। इस लंबी सूची में मृतक बेटे के पोते पोतियां, मृतक बेटी के बच्चे, भाई बहन और यहाँ तक कि मृतक बेटे की विधवा जैसे कई रिश्तेदार शामिल होते हैं। मतलब एक पूरा तय क्रम है जिसके अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण होता है। हवा में कुछ भी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये पूरी व्यवस्था अपने आप में बहुत विस्तृत है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिस पर समाज में अक्सर सबसे ज्यादा बहस होती है, महिलाओं और बेटियों के अधिकार। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। 2005 के संशोधन के बारे में हम सबने सुना है। इस संशोधन ने सिर्फ एक कानूनी पन्ना नहीं पलटा, बल्कि इसने समाज की पूरी आर्थिक संरचना को बदल के रख दिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 2005 का संशोधन हिंदू उत्तराधिकार कानून के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। इस संशोधन से पहले पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार बहुत सीमित थे, लेकिन इसके लागू होने के बाद पुत्री को पैतृक संपत्ति में ठीक पुत्र के समान ही सह अधिकार दे दिया गया। इस सह अधिकार यानी को-पार्सनरी राइट को अगर हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि जन्म लेते ही बेटी उस पारिवारिक संपत्ति की एक शेयर होल्डर बन जाती है। एकदम सही। ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी में कोई हिस्सेदार होता है। जन्म से ही उसका अधिकार तय हो जाता है और इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि बेटी की शादी हो चुकी है या वो किसी दूसरे शहर या देश में बस गई है। बिल्कुल नहीं। उसका अधिकार उसके भाई के अधिकारों के बिल्कुल बराबर खड़ा कर दिया गया है। जन्मसिद्ध अधिकार ही यहाँ मुख्य शब्द है। और इसके साथ ही पत्नी के अधिकारों को लेकर भी हमारे नोट्स में कई भ्रम दूर किए गए हैं। पत्नी के मामले में नियम बहुत स्पष्ट है। जब तक पति पत्नी के बीच कानूनी तौर पर अदालत से तलाक नहीं हो जाता, तब तक पत्नी अपने पति की संपत्ति में बच्चों के समान ही पूर्ण उत्तराधिकारी बनी रहती है। मतलब सिर्फ अलग रहने या अनबन होने से उसके अधिकार खत्म नहीं होते? नहीं, सिर्फ अलग रहने से कानूनी अधिकार शून्य नहीं होते। और अधिकारों की बात करते हुए हमारे पास मौजूद सामग्री में एक ऐसा मिथक तोड़ा गया है जो समाज में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। आप विधवा के पुनर्विवाह वाले नियम की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। अक्सर हमारी फिल्मों में या आस पड़ोस की कहानियों में यही देखने को मिलता है कि अगर किसी विधवा ने अपने पति के निधन के बाद दूसरी शादी कर ली तो लोग कहते हैं कि अब उसका पहले पति की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं रहा। ये समाज में फैली सबसे बड़ी कानूनी गलतफहमी में से एक है। कानून का नजरिया इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो क्या है? नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी क्षण उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो जाती है। इसे अंग्रेजी में वेस्ट होना कहते हैं। यानी अगर पति की मृत्यु के समय पत्नी जीवित थी तो वो संपत्ति उसी वक्त कानूनी तौर पर उसकी हो गई। एकदम सही। इसका मतलब है कि एक बार जो अधिकार उसे मिल गया वो पूरी तरह से उसका हो चुका है। अब भविष्य में वो चाहे दूसरा विवाह करे या अपना जीवन जैसे भी जिए, उससे वो पुराना अधिकार वापस नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल। एक बार संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाने के बाद दूसरी शादी उस हक को शून्य नहीं कर सकती। ये जानकारी बहुत सी महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर सकती है। सच में ये बहुत सशक्त करने वाली जानकारी है। लेकिन बेटियों और महिलाओं के इन मजबूत अधिकारों को सुनकर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। किस तरह की गलती? उन्हें लगने लगता है कि माता पिता के पास जो कुछ भी है, चाहे वो उनका अपना खरीदा हुआ मकान हो या उनके बैंक खाते के पैसे, उस पर बच्चों का जन्मसिद्ध कानूनी अधिकार है। अरे हाँ, और यहीं से शुरू होते हैं परिवारों में असली झगड़े। हमारे नोट्स इस बिंदु पर एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। ये चेतावनी संपत्ति के प्रकारों को लेकर है ना? जी हाँ। कानून दो तरह की संपत्तियों में बहुत स्पष्ट अंतर करता है। स्वार्जित संपत्ति, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड कहते हैं, और पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल। जो भ्रम मैंने अभी बताया वो स्व अर्जित संपत्ति को लेकर ही होता है। बिल्कुल। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए किसी पिता या माता ने अपनी दिन रात की मेहनत से, अपनी नौकरी या व्यापार की कमाई से एक घर खरीदा है, तो क्या बच्चे उनके जीवन काल में उस घर पर अपना हिस्सा मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक माता पिता जीवित हैं, उनकी अपनी मेहनत से बनाई गई इस स्वार्जित संपत्ति पर किसी भी संतान,
चाहे वो बेटा हो या बेटी का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। माता पिता उस संपत्ति के पूर्ण स्वामी हैं। एकदम से वे चाहें तो उस घर में रहें, उसे बेच दें, किसी को दान कर दें, किसी एक बच्चे के नाम कर दें या वसीयत बनाकर किसी बाहरी ट्रस्ट को दे दें। बच्चे अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि इस घर में मुझे मेरा हिस्सा अभी चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति का गणित इससे बिल्कुल अलग है। पैतृक संपत्ति वो है जो परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। उस पर तो बच्चों का जन्म से ही अधिकार होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प परिदृश्य खड़ा होता है। मान लीजिए किसी परिवार ने गांव की अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी और उस जमीन को बेचकर जो पैसा मिला उससे शहर में एक नई शानदार प्रॉपर्टी खरीद ली। अक्सर ऐसा होता है। अब ये नई प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, स्वअर्जित या पैतृक? कानूनी नजरिए से ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कानून कहता है कि अगर कोई नई संपत्ति उस पैसे से खरीदी गई है जिसकी जड़ें पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ी हैं, तो वो भी पुश्तैनी ही मानी जाएगी। हाँ, कई परिस्थितियों में वो नई प्रॉपर्टी भी पैतृक संपत्ति ही मानी जाएगी, क्योंकि उस नई संपत्ति को बनाने में जो बीज लगा है वो पुश्तैनी था। इसलिए उस नई संपत्ति पर भी बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार वैसे ही लागू हो सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब अगर किसी परिवार में ऐसी पुश्तैनी संपत्ति है और वे इसे आपस में बांटना चाहते हैं, तो उसका सही तरीका क्या है? अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठते हैं, एक मौखिक सहमति बनती है और कह दिया जाता है कि ये जमीन का हिस्सा तुम्हारा और वो घर का हिस्सा मेरा। हाँ, ये ज़बानी बंटवारा बहुत आम है। क्या ये ज़बानी बंटवारा कानून की नज़र में काफ़ी है? सच कहूँ तो ज़बानी या मौखिक बंटवारे अदालतों में अक्सर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह साबित होते हैं। टिकिंग टाइम बॉम्ब? हाँ, क्योंकि आज सब राजी हैं, लेकिन 10 साल बाद अगर किसी की नीयत बदल गई तो ज़ुबानी बात को साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो है। इसीलिए संपत्ति के बंटवारे का सबसे सुरक्षित और मान्य तरीका है एक पंजीकृत बंटवारा पत्र, यानी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड बनवाना। लेकिन उन हजारों परिवारों का क्या, जहां बरसों पहले सिर्फ जुबानी तौर पर ही बंटवारा हो चुका है? सब अपने अपने हिस्से में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। क्या उन्हें आप दोबारा शुरू से पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा? जो कानूनी नोट्स हम विश्लेषित कर रहे हैं उसमें इसका एक बहुत ही व्यवहारिक और आसान समाधान दिया गया है। अच्छा, क्या है वो समाधान? अगर परिवार में पहले ही मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका है और सब संतुष्ट हैं, तो उन्हें बस उस पुराने बंटवारे का एक ज्ञापन, जिसे मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन कहते हैं, कागज पर लिख लेना चाहिए। मतलब एक लिखित रिकॉर्ड बना ले? हाँ, इसमें ये दर्ज होता है कि कौन सी संपत्ति किसे मिली है। और सबसे जरूरी बात, इस ज्ञापन को नोटरी से सत्यापित यानी नोटराइज्ड करवा लेना चाहिए। तो ये एक पक्का सबूत बन जाता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही मजबूत सबूत बन जाता है कि परिवार ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से संपत्तियों का बंटवारा कर लिया है। जानकारी वाकई बचाव है। चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे जटिल और कई मायनों में सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां जो सीधे हमारे बैंक खातों और रिश्तों की उलझनों से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत कंफ्यूजन रहता है। अक्सर जब किसी पिता का निधन होता है तो परिवार को लगता है कि पेंशन और ग्रेच्युइटी जैसी सारी रकमें किसी एक ही व्यक्ति को मिलेंगी। यहाँ कानून ने बहुत ही बारीकी से चीजों को अलग किया है। वो कैसे? पेंशन का मुख्य उद्देश्य मृतक की विधवा को आर्थिक सुरक्षा देना होता है, ताकि बुढ़ापे में उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए पेंशन आमतौर पर पत्नी को ही मिलती है। लेकिन ग्रेच्युइटी का क्या? जब बात ग्रेच्युइटी, लीव एनकैशमेंट या प्रोविडेंट फंड जैसे अन्य वित्तीय लाभों की आती है, तो वो केवल एक व्यक्ति की निजी जागीर नहीं रह जाती। तो उन लाभों में सभी का अधिकार होता है? हाँ, उन लाभों में मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों यानी सभी बच्चों का भी समान अधिकार हो सकता है। और अब वापस आते हैं उस सबसे बड़े झटके पर जिसका जिक्र हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में किया था, द नॉमिनी मिथ, यानी नॉमिनी वाला भ्रम। ये शायद इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम सब जब भी बैंक में खाता खोलते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या बीमा पॉलिसी लेते हैं, तो फॉर्म के आखिर में एक नॉमिनी का नाम भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं। और हम सच में ये मानकर चलते हैं कि हमारे बाद ये पूरा पैसा उसी व्यक्ति का हो जाएगा। लेकिन कानून के अनुसार सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिसे हम पैसे का मालिक समझ रहे होते हैं, कानून की नजर में वो अक्सर केवल एक ट्रस्टी होता है। सिर्फ
एक ट्रस्टी। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि बैंक या बीमा कंपनी के लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि मरने वाले के असली कानूनी वारिस कौन है। इसलिए वो नॉमिनी की व्यवस्था रखते हैं, ताकि उनका काम आसान हो जाए। बिल्कुल। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, बैंक वो सारा पैसा नॉमिनी को सौंप देता है ताकि बैंक का काम खत्म हो जाए। मतलब बैंक या बीमा कंपनी के नजरिए से नॉमिनी सिर्फ एक जरिया है। अगर मैं ऐसे एक उदाहरण से कहूं तो नॉमिनी असल में एक डाकिया या पोस्टमैन की तरह है। एकदम सटीक उदाहरण है, पोस्टमैन। बैंक ने पैसा उस डाकिये को दे दिया, लेकिन उस डाकिये का काम उस पैसे को अपनी जेब में रखना नहीं है, बल्कि उसे उस पैसे को असली हकदारों तक पहुंचाना है। बिल्कुल। नॉमिनी की ये कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो उस पैसे को प्राप्त करे, उसे सुरक्षित रखे और फिर उसे मृतक के असली कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के नियमों के अनुसार बांट दे। तो अगर कोई नॉमिनी पैसा खुद रख ले तो? अगर नॉमिनी ये सोचकर बैठ जाए कि मेरा नाम फॉर्म में था तो पैसा मेरा हो गया, तो बाकी के असली उत्तराधिकारी उसके खिलाफ अदालत जा सकते हैं और अपना हिस्सा वापस ले सकते हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में परिवारों के बीच अनगिनत लड़ाइयां होती हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति पर आते हैं। गोद लेने या अडॉप्शन के मामले में बच्चे के अधिकार क्या होते हैं? ये स्थिति कानून में बहुत ही स्पष्ट रखी गई है। क्या गोद लिए गए बच्चे को सगे बच्चे जितने ही अधिकार मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया गया है और उसका एक पंजीकृत गोदनामा यानी रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड मौजूद है, तो कानून की नज़र में वो बच्चा बिल्कुल एक सगे बच्चे के समान हो जाता है। कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं। उस दत्तक बच्चे को अपने नए माता पिता की संपत्ति में पूरा और बराबर का कानूनी अधिकार मिलता है। अधिकारों के मामले में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। और अब इस विश्लेषण का आखिरी लेकिन शायद सबसे संवेदनशील सवाल, जो समाज की एक बहुत ही जटिल सच्चाई से जुड़ा है। दूसरी शादी से जुड़े मामलों की बात कर रही हैं आप? जी हाँ, ये है दूसरी शादी से जन्मे बच्चों के अधिकारों का मुद्दा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना कानूनी तलाक लिए किसी दूसरी महिला से शादी कर ली, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत गैरकानूनी है। बिल्कुल। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तो ये दूसरी शादी पूरी तरह से अमान्य और गैरकानूनी है। तो इस स्थिति में उस दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के अधिकारों का क्या होगा? ये एक ऐसी जगह है जहां कानून को नैतिकता और इंसानियत के बीच बहुत ही बारीक संतुलन बनाना पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है, इसलिए उस दूसरी पत्नी को सामान्यतः उत्तराधिकार का कोई भी अधिकार नहीं मिलता। मतलब वो संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती? नहीं, वो व्यक्ति की संपत्ति पर कानूनी वारिस के तौर पर दावा नहीं कर सकती। लेकिन उन बच्चों का क्या दोष जो बच्चे उस दूसरी शादी से दुनिया में आए हैं? उन्होंने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, क्या उन्हें भी बेदखल कर दिया जाता है? यही बात भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में बहुत गहराई से समझी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि माता पिता के गलत फैसलों या उनके रिश्ते की वैधता की सजा मासूम बच्चों को नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। बिल्कुल। भले ही वो विवाह कानूनी रूप से शून्य या वॉइड हो, लेकिन उस विवाह से जन्मे बच्चों को अवैध मानकर उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि कानून विवाह की वैधता और बच्चे के जन्म को अलग-अलग नजरिए से देखता है। एकदम सही। उन बच्चों को एक वैध संतान के बराबर ही माना जाता है और उन्हें अपने पिता की स्वार्जित और पैतृक दोनों तरह की संपत्तियों में ठीक वैसे ही अधिकार मिलते हैं जैसे पहली पत्नी से जन्मे बच्चों को मिलते हैं। कानून यहाँ पूरी तरह से बच्चों के भविष्य की सुरक्षा करता है। हाँ, कानून मासूमों के साथ अन्याय नहीं होने देता। अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने रिश्तों की हर बारीकी, हर पीढ़ी की सुरक्षा और हर तरह की संपत्ति के लिए बहुत ही सोच समझकर नियम तय किए हैं। बिल्कुल सही। चाहे वो माँ को पहले दर्जे का वारिस मानना हो, बेटियों को जन्म से हिस्सेदार बनाना हो, या नॉमिनी और असली वारिस के बीच का फर्क समझाना हो। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि अगर हम इन बुनियादी नियमों को समझ लें तो परिवारों के बीच कोर्ट कचहरी में सालों साल चलने वाले मुकदमों, कड़वाहट और तनाव को काफी हद तक टाला जा सकता है। सही कहा। कानूनी अज्ञानता ही विवादों की सबसे बड़ी खाद है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इन सारे विस्तृत और कई बार उलझा देने वाले नियमों को देखने के बाद आज की हमारी स्रोत सामग्री से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैसा सवाल? कानून ने ये तो बड़ी बारीकी से तय कर दिया है कि अगर कोई बिना वसीयत बनाए दुनिया से चला जाए तो उसकी संपत्ति कैसे बटेगी। लेकिन जरा सोचिए,
क्या वसीयत ना होना ही इन सारे पारिवारिक महायुद्धों की असली जड़ नहीं है? ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु है। जब उत्तराधिकार के नियम इतने विस्तृत और कई बार हमारी उम्मीदों से इतने अलग होते हैं, तो एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन काल में ही अपनी स्पष्ट इच्छाओं को एक वसीयत यानी विल के रूप में लिख जाना कितना शक्तिशाली हथियार हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सारे विवादों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर सकता है। अगर हर इंसान समय रहते पूरे होश और हवास में अपनी स्व अर्जित संपत्ति की वसीयत कर दे, तो शायद उसके जाने के बाद परिवार में इन जटिल कानूनी उलझनों की कभी नौबत ही न आए। कोई भ्रम ही नहीं बचेगा कि कौन सी चीज किसे मिलनी चाहिए। वसीयत एक साधारण सा कागज होता है, लेकिन वो पीढ़ियों के रिश्ते बचा सकता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे स्रोतों से मिली इन कानूनी जानकारियों पर खुद भी विचार करें, अपने परिवारों में संवाद करें और जागरूक बनें। क्योंकि कानून को जानना सिर्फ अदालत के लिए नहीं, बल्कि अपनों को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।